यह सौदा शुरू से ही असफल है। ओमान में ऐतिहासिक बैठक के बावजूद ईरानी विदेश मंत्री ने लाइव टीवी पर आकर घोषणा की है कि उनका देश कभी भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका इस शर्त पर झुकने को तैयार नहीं था। वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया तुरंत आई। शासन के खजाने को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की जबरदस्त लहर आई। अब जब 40 ईरानी गनबोट्स होर्मुज की खाड़ी में मंडरा रही हैं और अर्थव्यवस्था गिरावट में है, तो हालात बड़े टकराव के लिए तैयार हैं। आइए सबसे बड़े मुद्दे से शुरू करते हैं और वह है ईरानी परमाणु कार्यक्रम। बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या कहा, सुनिए। कल की बात बस इतनी थी। कल की बातचीत केवल परमाणु मुद्दे पर ही थी। अमेरिकियों ने दूसरा मुद्दा नहीं उठाया। बातचीत अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान ऑफ ओमान के जरिए हुई। हमने सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बातचीत पर सहमति दी। कल की बातचीत में इसे ध्यान में रखा गया था। जहां तक शून्य संवर्धन की बात है, वह हमारी बातचीत के दायरे से बाहर है। हमारे लिए संवर्धन हमारे लिए अटल अधिकार है और जारी रहना चाहिए। बमबारी के बावजूद वे इसे नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि तकनीक बमबारी से नष्ट नहीं होती। हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम एक ऐसे समझौते के लिए तैयार हैं जिसमें उन्हें यह आश्वासन मिले कि ईरान में संवर्धन शांतिपूर्ण रहेगा। हम इसके लिए तैयार हैं। जब मैंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है, तो मेरा मतलब था कि बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ सकती है। हम अब तैयार हैं। यह सुनने में सौदा टूटने जैसा है, पर असल में नहीं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, टेबल पर ऐसे प्रस्ताव हैं जो ईरान को बहुत कम स्तर पर यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति देंगे। मुद्दा समृद्धिकरण नहीं, बल्कि निगरानी है। अगर ईरान बिना निगरानी के समृद्धिकरण कर सकता है, कुछ भी उन्हें 1.5% समृद्धिकरण से 60% समृद्धिकरण तक जाने से नहीं रोकता, जो वे पहले भी कर चुके हैं। 60% पहले ही परमाणु हथियार तक पहुंचने का 2/3 रास्ता है। इसीलिए उनके एक प्रस्तावित समाधान में कंसोर्टियम शामिल है। ईरान के घरेलू रूप से यूरेनियम संवर्धन करने के बजाय अरब देशों का एक समूह, या यहाँ तक कि रूस भी ईरान के लिए यूरेनियम संवर्धन करेगा और फिर ईरान को उसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन देगा। ईरान को अब भी परमाणु ऊर्जा मिलती है, लेकिन वे प्रक्रिया नियंत्रित नहीं करते। नियमों की लचीली व्याख्या अब नहीं होगी। यह दोनों के लिए काम कर सकता है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम शायद मुख्य बाधा नहीं है। बातचीत के ठीक बाद विदेश मंत्री ने एक और बयान भी दिया। यह वाला वास्तव में ज्यादा मायने रखता है, सुनिए। और दूसरी बात, दूसरा मुद्दा जो आपने मिसाइलों के बारे में उठाया, वह हमारे लिए पूरी तरह से रक्षात्मक मामला है, और यह न तो अभी और न ही भविष्य में किसी भी हालत में चर्चा के लिए नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनका इस क्षेत्र के बाहर के देशों से कोई संबंध नहीं है। और ये आंतरिक मामले हैं जो ईरानी जनता से जुड़े हुए हैं, और कोई भी विदेशी पक्ष हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने इसे कई बार समझाया है। बात यह है, उसने कहा कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बातचीत या चर्चा नहीं होगी। यह अहम है क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि समझौते में उनके मिसाइलों का मुद्दा होना चाहिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल, मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों को निशाना बना सकती हैं। ये शासन की मुख्य रोकथाम शक्ति हैं और सबसे बड़ा खतरा भी यही है। यही बात दिलचस्प हो जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल एक टिप्पणी की जिससे लगता है कि परमाणु मुद्दा वास्तव में हल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मिसाइलें सब कुछ रोक रही हैं। अगर ईरान ने यही समझौता 2 दिन या 2 साल पहले पेश किया होता तो अमेरिका मान जाता। अब हम जानते हैं कि ईरान के पास गंभीर मिसाइल क्षमताएं हैं, क्योंकि 12 दिन की जंग में मिसाइलों का नुकसान देखा। इसी कारण अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बात करना चाहता है, सुनिए। क्या कोई ऐसा समझौता है जो सिर्फ ईरान के साथ स्वीकार्य हो? क्या कोई ऐसा समझौता है जो सिर्फ परमाणु मुद्दे को कवर करता हो? क्या ये आपके लिए ठीक होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ परमाणु है और कुछ नहीं चाहते? वह स्वीकार्य होगा, लेकिन सबसे पहली बात, कोई परमाणु हथियार नहीं। अगर हम वह समझौता 2 साल पहले कर सकते तो हम वह समझौता कर लेते, लेकिन वे उस समय इसके लिए तैयार नहीं थे। अब वे इसके लिए तैयार हैं। वे उससे कहीं ज्यादा करने को तैयार हैं जितना वे पहले करते। 1.5 या 1 साल पहले की बात है। मत भूलिए, हम ये सब सिर्फ 1 साल से कर रहे हैं, और हमने उनके साथ इस कार्यकाल की शुरुआत के कुछ महीनों बाद शुरू किया था। ये कार्यकाल शानदार रहा है, लेकिन नतीजे काम कर सकते हैं। ये लोगों को चौंका सकता है।
अगर उन्होंने शुरुआत में ही ये सौदा पेश किया होता तो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पंक्तियों के बीच पढ़िए, ईरान शायद परमाणु हथियारों पर रियायतें दे रहा है। यह प्रगति है, लेकिन वे मिसाइलों पर चर्चा नहीं कर रहे, जो अमेरिका के लिए सौदा तोड़ने वाली बात है। ईरान मिसाइलों को अपनी मुख्य ताकत मानता है, जो 12 दिन की जंग में कारगर रही। इन्हें छोड़ना अपनी सुरक्षा छोड़ने जैसा है। तो फिर ईरान बातचीत में क्यों है? वजह साफ है, उनकी अर्थव्यवस्था ढह रही है। ईरान को पाबंदियों से राहत की सख्त जरूरत है। मुद्रा गिर रही है, पैसा बाहर जा रहा है और बिना समझौते दबाव बढ़ता जा रहा है। यही असली वजह है कि वे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वे करना चाहते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है। वे असंभव काम कर रहे हैं, मिसाइल कार्यक्रम भी चलाना चाहते हैं और पाबंदियों से राहत भी। इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बातचीत खत्म होते ही 2 घंटे में नई पाबंदियां लगा दी। ट्रेजरी विभाग ने 14 छाया बेड़े के जहाज़ों को निशाना बनाया, जो पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। 15 कंपनियों को जो ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करती थीं और 2 व्यक्तियों को जो इस नेटवर्क से जुड़े थे। इन पाबंदियों के साथ संदेश साफ था, हम आपके फैसले का इंतजार नहीं कर रहे, अभी से शिकंजा कस रहे हैं। यहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने कांग्रेस की सुनवाई में बताया कि दबाव अभियान कैसे काम करता है। हम ट्रेजरी में जो कर सकते हैं और जो हमने किया है वह देश में डॉलर की कमी पैदा करना है। मार्च में न्यूयॉर्क इकोनॉमिक क्लब में भाषण में मैंने ये रणनीति बताई थी। ये बहुत जल्दी और मैं कहूँगा भव्य तरीके से अपने चरम पर पहुँच गया। दिसंबर में जब ईरान का एक बड़ा बैंक डूबा तो भीड़ उमड़ पड़ी। केंद्रीय बैंक को पैसे छापने पड़े और मुद्रा तेजी से गिरने लगी, जिससे महंगाई बढ़ गई। और इसी वजह से हमने ईरानी लोगों को सड़कों पर देखा है। हम सभी ईरानी साझेदारों पर नजर बनाए रखेंगे। अच्छी खबर यह है सीनटर कि हमने देखा है एंड हम इसे अपनी फेंसिंग के जरिए देख सकते हैं। हमने देखा है कि ईरानी नेतृत्व देश से बड़ी मात्रा में पैसे बाहर भेज रहा है, तो चूहे जहाज छोड़ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि उन्हें पता है कि अंत करीब हो सकता है। उन्होंने समझाया कि प्रतिबंधों के कारण जो डॉलर की कमी हुई, वही सड़कों पर विरोध का कारण बनी। कुछ लोग इस क्लिप से दावा कर रहे हैं कि CIPO ने विरोध प्रदर्शनों की साजिश रची, जबकि ऐसा नहीं कहा गया। वह जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि प्रतिबंधों के असली दुनिया में असर होते हैं। जब ईरान डॉलर तक पहुंच नहीं बना पाता तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और जब अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो लोग नाराज हो जाते हैं और नाराज लोग विरोध करते हैं। शासन ने अपने लोगों के बजाय हिजबुल्लाह, हमास और मिसाइल कार्यक्रम को फंड किया और प्रतिबंधों ने यह उजागर कर दिया। जो क्रांति हमने देखी वह सब कुछ का नतीजा थी। ईरान ने बातचीत के तुरंत बाद लगे नए प्रतिबंधों पर कैसे प्रतिक्रिया दी और अपनी इकलौती चाल चली। प्रतिबंधों की घोषणा के बाद ईरान ने करीब 40 गन बोट्स होर्मुज जलडम भूमध्य में भेजी। संदेश साफ था, अगर आप हमें आर्थिक रूप से दबाएंगे तो हम वैश्विक तेल शिपिंग रोक देंगे। दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति उसी चोक पॉइंट से गुजरती है। ईरान अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन किसी भी संघर्ष को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महंगा बना सकता है। वे हमेशा यही धमकी देते रहे हैं। जब आपके पास एक ही पत्ता हो तो वही खेलते हैं। अमेरिका संकेत दे रहा है कि वे बातचीत की नाकामी की तैयारी कर रहे हैं। विदेश विभाग ने ईरान में सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी जारी की है। अगर आप नहीं जा सकते तो आपको जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए और वहीं सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें वैकल्पिक संचार के तरीके तैयार रखने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट बंदी जारी रहेगी, और अगर जमीन के रास्ते जाना पड़े तो आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते जाएं। चेतावनी में कहा गया है कि एयरलाइंस ईरान की उड़ानें रद्द कर रही हैं। अमेरिकी सरकार नागरिकों से सुरक्षित जगह छुपने को कह रही है। यह वो भाषा नहीं है जिसकी आप शांति की उम्मीद करते समय उम्मीद करेंगे, और यही सबसे बड़ा संकेत है। ट्रंप प्रशासन इस सप्ताहांत फ्लोरिडा में ईरानी विपक्षी नेता से मिल रहा है। विपक्षी नेताओं से मिलना सत्ता परिवर्तन के बाद की सरकार की योजना बनाना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वर्तमान शासन बातचीत करेगा तो इसका मतलब है कि सत्ता परिवर्तन अब भी संभव है। ईरान यह समझता है और धमकियां दे रहा है। विदेश मंत्री बता रहे हैं, अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा।
युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है और हम इसके लिए तैयार हैं, और यह तैयारी इसलिए है ताकि बिना युद्ध के समाधान निकाला जा सके। कल मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा कि अमेरिका के पास दो विकल्प हैं, युद्ध और कूटनीति। हम कूटनीति पसंद करते हैं, पर दोनों विकल्पों के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं और आशा करते हैं कि अमेरिका कूटनीति चुनेगा। अगर अमेरिका हमला करे तो हमारे पास उसकी धरती पर जवाबी हमला करने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे, जिससे पूरा क्षेत्र युद्ध में घिर जाएगा। हम पड़ोसी देशों पर नहीं, सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। अब इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे दौर की बातचीत अगले हफ्ते की शुरुआत में निर्धारित है। देखते हैं क्या होता है। फिर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो की समस्या है कि उसमें कई ड्रोन हमले दिखते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। पिछले हफ्ते 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले या फ्रंटलाइन फुटेज विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो पर रोक लगती है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई पाबंदी ना हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। हम अपनी साइट पर विज्ञापन नहीं चलाते ताकि हमें सिर्फ विज्ञापनदाता की नाखुशी के कारण खुद को सेंसर न करना पड़े। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।